This is income tax for BCom 2024 to 25 fifth unit. Capital gains already have completed 8 problems. Now today I am discussing problem number 9. Page number E84. Mr. Madan Mohan is an employee of a limited company and gets net annually 12,50,000 as salary. So this is income from salary is given to us. He owns a house in Jamshedpur which is used for resident. The house was purchased in February 2006, 3,51,000. फरवरी 2006 में ये मिस्टर मदन मोहन जो है ना एक हाउस परचेज करे उन्होंने 3,51,000 में. ड्यूरिंग 2008 और 9 ही कंस्ट्रक्टेड वन मोर फ्लोर बाई स्पेंडिंग 95,900. उसके ऊपर और एक फ्लोर कंस्ट्रक्ट करे उन्होंने, उसके लिए 95,900 स्पेंड करे. ऑन 9th में 2023, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर में, ही एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द हाउस एंड रिसीव 1,50,000 एज एडवांस. एडवांस लिए उन्होंने 1,50,000. एज द सेल ट्रांजेक्शन इज नॉट कम्प्लीटेड, 1 लाख इज फोरफिटेड. ठीक है, एडवांस 1,50,000 लिए, लेकिन 1 लाख रुपीज़ जो है सो फोरफिटेड उन्होंने रख लिए, 50,000 रिटर्न कर दिए. इसका मतलब थ्रू ए मीडिएटर ऑन on 17/8/2023 he sold the property. Then again on 17/8/2023 he sold the property for 42 lakhs. दिस इज द नेट कंसिडरेशन. अपने को क्वेश्चन में नेट कंसिडरेशन क्या है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना है, अमाउंट कितना फोरफिटेड करे, ये इन्फॉर्मेशन होना रहता. ठीक है. सेलिंग एक्सपेंसेस 2%. ये सेलिंग एक्सपेंसेस हमेशा नेट कंसिडरेशन में जितने में सेल करते ना उस पर कैलकुलेट करना रहता. एंड इनकम शोन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 9,200 है. कैलकुलेट कैपिटल गेन एंड टैक्स लायबिलिटी मालूम करना है अपने को असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2005-6 का, ठीक है, 5 एंड 6 का इन्फ्लेशन 117 है एंड 2008-9 का 137 है, 23-24 का 348. इट्स क्लियर विद द क्वेश्चन. फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. व्हाट आर द पॉइंट्स वी रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. नोट डाउन दोज पॉइंट फर्स्ट. नाउ we will solve the problem. Our SSC is Mr. Madan Mohan. Advance money is forfeited on 1/4/2014, so it is taxable. 1/4/2014 के बाद में अगर एडवांस मनी जो है सो अगर लिए होनो तो क्या करना रहता, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेने का रहता. तो यहाँ पर अपने को प्रॉब्लम में कब लिए होनो, ऑन 9th में 2023. ठीक है, एडवांस मनी के लिए आपको 2014 ईयर याद रखना है कब दे रहे क्वेश्चन में. ठीक है, 2023 के बाद अगर दे रहे तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेना. अगर 2014 से पहले है तो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स में जो है सो माइनस करने का रहता अपने को. कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25. पर्टिकुलर्स अमाउंट कितने में सोल्ड करे उन्होंने, दैट इज अमाउंट इज कॉल्ड कंसिडरेशन रिसीव. द अमाउंट फॉर विच ही सोल्ड द प्रॉपर्टी नो दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन रिसीव. सो कंसिडरेशन रिसीव इन द गिवन प्रॉब्लम इज 42 lakhs. ऑन दैट वी हैव टू कैलकुलेट सेलिंग एक्सपेंसेस 2%. सो 42 lakhs into 2% वी आर गेटिंग 84,000. आफ्टर डिडक्टिंग दिस फ्रॉम कंसिडरेशन रिसीव वी विल गेट नेट कंसिडरेशन एज 41,16,000. It's clear no till now? Now index cost of acquisition we have to calculate. In this problem fair market value stamp duty nothing is given, no. So cost of the asset 3,51,000 he has purchased, no, that 3,51,000 only we have to take as cost into previous year 348 2003, and when he has purchased at time the index CII will be 170. It is given in the question. So we are getting 1,44,000. Now index cost of improvement 95,900 he has spent the amount, no. So previous index will be 348 and at that time when the improvement has taken place CII will be 137. This also is given in the question. So we are getting 2,43,600. Now add these two amounts we will get 12,87,600 minus this from net consideration. Long term capital gain is 28,28,400 we are getting long term capital gain.
इट्स क्लियर टिल नाउ? आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। एडवांस मनी ये प्रॉब्लम में अपने को नहीं लेना है, क्योंकि 1/4/2014 के बाद डेट देखना है अपने को। 2023 में जो है सो 9th में 2023 को एडवांस लिए ना, तो वो अमाउंट जो भी फोरफिटेड करते 2014 के बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता। वो पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? इसलिए अपन यहाँ पर कॉस्ट में से डिडक्ट नहीं कर रहे एडवांस को, ये प्रॉब्लम में। कंसिडरेशन रिसीव, जितने में उन्होंने सोल्ड करे प्रॉपर्टी वो कंसिडरेशन रिसीव रहता। इस कंसिडरेशन रिसीव में अगर परसेंटेज दिए सेलिंग एक्सपेंसेस का, तो इसके ऊपर अपने को कैलकुलेट करना रहता 2%। सो वी आर गेटिंग 84,000। कंसिडरेशन रिसीव में से सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है, वी आर गेटिंग 41,60,000। नेट कंसिडरेशन आ जाने के बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करना रहता अपने को। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी कुछ भी नहीं दिए, तो जितने में इन्हों परचेज करे वही अमाउंट अपने को यहाँ पर लेना है, 3,51,000। इट्स क्लियर नो? उसके बाद प्रीवियस ईयर इंडेक्स बाई इंडेक्स ऑफ एट दैट टाइम ही हैज परचेज द एसेट 117, ये क्वेश्चन में अपने को दे दिए। सो 1,44,000 वी आर गेटिंग। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 95,900 स्पेंड करें ना अमाउंट नो, तो प्रीवियस ईयर इंडेक्स इज 348 एंड इम्प्रूवमेंट के जब का इंडेक्स लेना है यहाँ पर, ठीक है ना? ये परचेज करे जब का इंडेक्स लिए अपन CII, एंड ये इम्प्रूवमेंट के जब का CII है। तो वी आर गेटिंग 2,43,600 आ गया अपने को। ये दोनों अमाउंट्स को ऐड करके नेट कंसिडरेशन में से माइनस करें तो अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 28,28,400, ठीक है ना? कैलकुलेट ऑफ टोटल नॉर्मल इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी 12,50,000 सेकेंड लाइन में अपने को दे दिए ना फर्स्ट प्रॉब्लम में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 9,200 ये भी दे दिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एडवांस मनी फोरफिटेड, जो 1 लाख रुपीज़ इन्हों फोरफिट कर लिए ना, वो अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेना है अपने को। तो टोटल इनकम इनकी 13,59,200 हो गई, ठीक है? ये दो अमाउंट्स अपने को क्वेश्चन में दिए, और ये अमाउंट फोरफिटेड का है प्रॉब्लम, मतलब ये एसेट से रिलेटेड। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अलग दी। इन फोरफिटेड मनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेना रहता अपने को 1 लाख रुपीज़। तो टोटल इनकम इनकी 13,59,200 हो गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑल्सो। सो टैक्स लायबिलिटी ओल्ड टैक्स रिजीम बोले तो अप टू 2,50,000 नील रहता, ठीक है? 2,50,000 to 5,00,000, 2,50,000, 5% 12,500, 5,01,000 से 10,00,000। ये स्लैब रेट आपको याद रहना है, यूनिट 1 में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दैट। सो 5,01,000 to 10,00,000, 5,00,000 रुपीज़ 20%, 1,00,000 वी आर गेटिंग। 1,01,000 to बैलेंस 13,59,200 we have got the total income no, so up to 10 lakh we have calculated, so balance will be 3,59,200, उसका 30% we are getting 1,07,760 we are getting, so total income we are getting tax on total normal income 2,20,260. It's clear? Now long term capital gain 20% flat we have to calculate. We got 28,28,400 no long term capital gain. On that you have to calculate 20%. On that you have to calculate 20%. So we are getting 5,65,680. So this is the taxable income 7,85,000. On that we have to calculate health and education says 4%. 3,14,37.6 we are getting. So this is round figure we are getting. Tax liability 8,17,380. वंस अगेन आई रिपीट इट, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम पहले मालूम कर लेना, ठीक है? इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं मिलाना रहता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए फ्लैट 20% अलग रहना रहता, ठीक है? पहले अपन को 13,59,200 का टैक्स कितना है वो मालूम करना है, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। तो स्लैब रेट क्या है अपने को 2,50,000 नील रहता, 2,50,000 से 5 लाख तक 2,50,000 बैलेंस होता ना इनकम, 5% निकालना है। फिर 5 लाख से 10 लाख, ये स्लैब रेट का टेबल है अपने को, यूनिट 1 में अपन डिस्कस करें ऑलरेडी, ये याद है ना आप लोग को? 5 लाख 1 से 10 लाख, 5 लाख इनकम होती, इसके ऊपर 20% रेट है, 1 लाख आता। फिर 1 लाख 1 से बैलेंस तक 13,59,200 है अपना टोटल अमाउंट, तो 3,59,200 बैलेंस। यहाँ तक अपन 10 लाख का निकाल लिए, और 3,59,200 को 30% टैक्स लगता।
सो 1,07,760 आ रहा अपने को, तो टोटल 2,20,260 टैक्स और नॉर्मल इनकम आ गया अपने को। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 28,28,400 है ना, उसका 20% 5,65,680, तो टोटल अपने को टैक्स जो है ना 7,85,950 पे करना, 40 पे करना है। उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपल्सरी रहता 4%। क्वेश्चन में नहीं दिए तो भी आपको करना है, टैक्स लायबिलिटी करते जब आपको ये याद रहना है, ठीक है। तो अपने को 31,437.6 आ रहा, ये दोनों को ऐड कर लिए तो अपने को 81,7377। सो राउंड फिगर करें तो अपने को 8,17,380 आंसर टैक्स लायबिलिटी वी आर गेटिंग। लेट्स चेक द आंसर। प्रॉब्लम नंबर 9 आई हैव डिस्कस नो। प्रॉब्लम नंबर 9, द आंसर इज 8,17,380 and income from capital gain we got 28,28,400. So our answer is correct. You people are not commenting, you people are not subscribing to my channel. I am doing lot of hard work for you, so just motivate me by subscribing my channel, students. Now we'll discuss problem number 10. On 14th July 72, page number E84 only, 14,772, Sri Naidu, age 64 years, purchase a house property for 9,100. एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज करे उन्होंने 9,100 में। कंस्ट्रक्शन करे फर्स्ट फ्लोर 1998-9 में, फिर सेकेंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करे उन्होंने, फिर रिनोवेशन करे हाउस का, देन वाइट वॉश पेंटिंग करें, ठीक है। ये 4 का अपने को 3 का CII दे दिए, यहाँ पर अमाउंट्स दे दिए। फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, 3 लाख रुपीज़ है। एसेट्स कब परचेज करे उन्होंने 72 में, फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख है 2001 में। सो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23 द प्रॉपर्टी सोल्ड 48 lakhs में सोल्ड कर दिया उन्होंने। दिस इज कंसिडरेशन रिसीव। सेलिंग एक्सपेंसेस 1.5% 48 lakhs पे निकालना है अपने को। एडवांस रिसीव इज 70,000। ये प्रॉब्लम में एडवांस रिसीव करे उन्होंने, लेकिन कुछ भी पेमेंट मतलब फोरफिटेड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये 48 lakhs के इंक्लूडेड है, तो एडवांस 70,000 अपने को कुछ भी करना नहीं है प्रॉब्लम में। बी केयरफुल, अगर फोरफिटेड रहा तो अपने को एडवांस कॉस्ट में से माइनस करना रहता, अगर 1/4/2014 के बाद है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेना रहता। क्लियर है ना आप लोग। एडवांस दिए तो ये प्रॉब्लम में एडवांस क्यों नहीं ले रहे अपन, क्योंकि ये फोरफिटेड कुछ भी नहीं है, ये पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ही है। जो 48 lakhs उन्होंने बात करे, एग्रीमेंट करे, उसमें से 70,000 एडवांस ले लिए, तो ऑलरेडी अपन 48 lakhs जो ले रहे हैं उसमें इंक्लूडेड रहते वो 70,000। क्लियर है ना। Now compute income from capital gain and tax liability under normal tax regime. Income from other head is nil. Income from other head nil is it is given. So problem number 10. Working notes first. Cost of acquisition. Asset is purchased before 1/4/2001 ना 1972 में परचेज करे उन्होंने, तो फेयर मार्केट अगर कुछ भी दिए क्वेश्चन में तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेना रहता 30 lakhs, ठीक है। 30 lakhs पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करना। बी केयरफुल, इफ एनी एसेट इज परचेज बिफोर 1/4/2001 फेयर मार्केट वैल्यू इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू व्हाइल कैलकुलेटिंग द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देन प्रीवियस ईयर इंडेक्स 348 एंड एनी एसेट परचेज बिफोर 1/4/2001 विल बी 100, CII will be 100, so 10 lakhs for 44,000 we are getting index cost of acquisition. Now comes to index cost of improvement 98 to 99 75,000. Cost of improvement incurred before any improvement before 1/4/2001 shall be ignored. This is the important point, note down that also. Cost of improvement, any improvement incurred before 1/4/2001 shall be ignored. So we have to not take 75,000. Next improvement 2001 to 2, 1 lakh he has spent previous year index and index number is 100. It has given in the question no 100, so 3,48,000. 2002 2003 what he has done, renovation of the house he has done, no, so for that also we have to calculate the index 348 by 105. At that time the CII will be 105, so 3,48,000. For
cost of construction of second floor, same we got it, and renovation also we got the same answer. It's here. Whitewash painting is given, no, that is ignored, that is a revenue expenditure. We should not take into while calculating the cost of improvement. So advance money is a part of consideration, 75,000 we have to ignore. It's clear with the working notes. Once again I will repeat it. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए अपने को अगर कोई एसेट 1/4/2001 से पहले परचेज करे तो अपने को फेयर मार्केट वैल्यू लेना रहता, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख है, 3 लाख इंटू 348/100, 100 पे ये CII रहता 1/4/2001 से पहले का, तो 10,44,000 आ गया अपने को। अब इंडेक्स अपने को 4 दिए ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर, तो कौन से भी इम्प्रूवमेंट अगर 1/4/2001 से हुआ तो इग्नोर कर देने का रहता अपने को, ठीक है। 2001-2 का लेना अपने को, सेकेंड फ्लोर का 1 लाख स्पेंड करे नो, 348/100 CII है, 3,48,000 आ रहा। फिर उसके बाद रिनोवेशन के लिए 1,05,000 स्पेंड करे नो, 348 इंडेक्स CII एट दैट टाइम 105 है, 3,48,000 आ रहा अपने को। वाइट वॉश पेंटिंग जो दी अपने को क्वेश्चन में वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो नहीं लेना रहता अपने को, ठीक है ना। एडवांस मनी जो 75,000 दिए वो भी इग्नोर करना है क्योंकि वो पार्ट ऑफ कंसिडरेशन है, that's why we are not taking that. Now Sri Naidu, age 64 years, computation of long term capital gain for the assessment year 2024 to 25. पर्टिकुलर्स कंसिडरेशन कितने में सोल्व करे हो नो, 48 lakhs. ऑन दैट सेलिंग एक्सपेंसेस 1.5%, 72,000. सो माइनस करने के बाद नेट कंसिडरेशन अपने को 47,28,000 आ गया. Index cost of acquisition in working notes just now I have showed no, 10,44,000 that we are taking, and index cost of improvement 3,48,000. Again index cost of improvement 2002 to 3, 3,40,000. In the working notes I have done no, these amounts I have taken it here. So at these 3 amounts in this problem 2 improvements are there, be careful. So 3 amounts we are adding: index cost of acquisition, index cost of improvement 2001-2, and index cost of improvement 2 and 3. So 17,40,000 we are getting. Net consideration minus this we are getting long term capital gain 29,88,000. Now calculation of tax liability, income from other head nil is given no. So long term capital gain, if income from other heads nil, if it is given, basic exemption will be there. He is a senior citizen no, 64 years it is given in the question, 3 lakhs. Long term capital gain actually 20% flat we are calculating no. In this problem you have to note down that if the SSE income from other head is nil, then from long term capital gain basic exemption we have to deduct. It's clear why we are deducting 3 lakhs here now, because income from other head is nil. That's why this is the provision given by the income tax. So taxable long term capital gain we get now 26,88,000. On that 20% we have to calculate flat 20%, 53,000, 5,37,600. Health and education says 4%, 21,504. Now 55,9104 round figure we are getting 55,59,100. इट्स क्लियर. वंस अगेन आई विल रिपीट इट. ये प्रॉब्लम में अपने को कंसिडरेशन रिसीव कितना है 48 लाख है, उसके ऊपर सेलिंग एक्सपेंसेस 1.5% अपने को कैलकुलेट करना रहता, ठीक है. 72,000 आ गया. कंसिडरेशन रिसीव में से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करे तो अपने को नेट कंसिडरेशन आ रहा 47,28,000. ये प्रॉब्लम में अपने को 3 जो है सो अपने को एडजस्टमेंट्स है. एक कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2001-2 का एक, 2002 और 3 का एक, ठीक है. फर्स्ट फ्लोर का अपन नहीं ले रहे क्योंकि वो 1/4/2001 से पहले जो है सो जो भी इम्प्रूवमेंट रहता इग्नोर करना रहता इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से. सो वी आर गेटिंग 29,88,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब ये प्रॉब्लम में टैक्स लायबिलिटी इनकम फ्रॉम अदर हेड निल दिए. अगर आपको क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम अदर हेड निल है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से बेसिक एग्जेम्पशन सीनियर सिटीजन का 3 लाख जो है वो माइनस करने का रहता, ठीक है. दिस पॉइंट यू नोट डाउन, यू मे गेट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. डायरेक्टली अपन अभी तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% ले रहे थे, इनकम फ्रॉम अदर हेड था ना अपने को दूसरा, वो कैलकुलेट करके उसमें ले रहे थे. लेकिन अगर कोई एसएससी की इनकम फ्रॉम अदर हेड्स निल है तो इनकम टैक्स की तरफ से उन लोगों को बेसिक एग्जेम्पशन रहता.
इट्स क्लियर विद द पॉइंट. नो, बेसिक एग्जाम्पशन 3 लाख इसलिए अपन यहाँ पर डिडक्ट कर रहे. तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 26,88,000 हो गया. उसके ऊपर 20% अब निकालना है फ्लैट अपने को. सो 5,37,600 वी आर गेटिंग. हेल्थ एंड एजुकेशन से ऑलरेडी वी यू नो 4% कैलकुलेट करना रहता कंपल्सरी. वो 21,504. सो 5,59,104 वी आर गेटिंग द आंसर. राउंड फिगर कर देने के बाद अपने को 5,59,100. Let's check the answer. We have done problem number 10. No, problem number 10. 5,59,100 we got correctly, and 29,88,000 capital gain we got correctly. It's clear. No, basic exemption income to be adjusted. This is the point you write into the exam. Whitewash and painting expenses are not considered as cost of improvement. Hence, these expenses to be ignored. Basic exemption income to be adjusted 3 lakhs. I told you know when income from other head is nil, at that time basic exemption आपको माइनस करना रहता. अगर सीनियर सिटीजन है तो 2,50,000, सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख. लाइक दैट यू हैव टू डिडक्ट. जो फर्स्ट अपने को रूल जो था ना, यहाँ पर सीनियर सिटीजन है इसलिए अपन 3 लाख रुपीज़ जो है सो माइनस करिए प्रॉब्लम में. It's clear. If you have any doubt, you can ask me in the comment. All the best.